guys, myself Sonu Yadav and you all are welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the new chapter of science. This is the basically for the ninth class. The name of the chapter is Fundamental Unit of Life. So basically हम लोग इसमें देखेंगे कि फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं अपनी लाइफ में उनका कितना बड़ा रोल रहता है और बेसिकली ये जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी सब्जेक्ट सो दैट्स व्हाई there we are going to see the cells which are present in our body. So basically हम लोग पूरा ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उनका क्या यूज होता है. ये सारी चीज़ें इस वाले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे. जितनी भी चीज़ें बायो से रिलेटेड होती हैं या हमारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होती हैं वो सारी चीज़ों को देखेंगे इस वाले चैप्टर में. सो शुरू करते हैं आज का ये वाला चैप्टर. सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेल क्या होता है, इसकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये देखते हैं ये क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो सबसे पहले सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. अगर तुम सेल को देखेंगे तो सेल हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. ये और सेल जो होती है ना इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये सबसे छोटी भी होती है अगर इसका कंपेरिजन करें. ठीक है, तो इसके मतलब सेल में क्या क्या पाया जाता है. देखो मैं इसके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ. ये प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल से मिलकर बनी होती है. ठीक है, ये इस तरीके की भी सेल्स होती हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन के एक किसी बैक्टीरिया को बनाए. ठीक है, तो वो भी उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल होती है. सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं तुम्हारे, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या गोल्गी अपैरेटस या न्यूक्लियस, ये सारे तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स में आते हैं, उसमें कंसीडर किए जाते हैं ये सारे पॉइंट. ठीक है, जितने भी हैं. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होता है. क्रोमोसोम्स जो होता है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है. इसमें देखेंगे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. और डिस्कवरी ऑफ सेल क्या है, इन 1665 रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी ऑफ सेल की थी. जो डिस्कवरी ऑफ सेल हुआ किसके द्वारा हुई थी, वो हुई थी किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी. और ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जो रॉबर्ट हुक हैं, ये इनके भैया 1665 में इन्होंने डिस्कवरी कर दी कि सेल क्या होती है. ठीक है, इंग्लिश साइंटिस्ट थे. जो सो सेल्स इन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क विद हिज क्रूड माइक्रोस्कोप. एक जब उस टाइम पे जो अपना एंशियंट टाइम था उसमें एक क्रूड माइक्रोस्कोप था, उसके द्वारा इन लोगों ने इन रॉबर्ट हुक ने देखा था कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल है, सेल कैसी होती है. ठीक है, इसकी एक बहुत छोटी सी लेयर ली थी उन्होंने, एक स्लाइस इस तरीके का एक मटेरियल होता है इस टाइप का, उस पर रख के उन्होंने उसको टेस्ट किया था माइक्रोस्कोप के द्वारा. ठीक है, उन्होंने ये पाया था कि हनी कॉम्ब जो तुम्हारी सेल है वो एक हनी कॉम्ब की तरीके से होती है, जैसा इसमें ये वाले डायग्राम में दिखाया गया. ये नीचे वाला डायग्राम देखो, जो उन्होंने सेल जब डिस्कवर की थी उन्होंने देखा था कि एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है और उसका उन्होंने नाम दिया था सेलुलोज या सेल. उन्होंने दो नाम दिए थे, या तो सेलुले बोल दो या तो उनको सेल्स बोल दो. ठीक है, बट मॉडर्न टाइम पे सेल्स ज़्यादा पॉपुलर है. इट इज़ ईजियर टू से द नेम ऑफ सेल्स, सो दैट्स वाई ये ज़्यादा प्रचलित है. बट अगर तुमने सेल्स की जगह सेलुले भी बोल दो तो दैट्स आल्सो, मतलब कोई उसमें गलत नहीं होगा, ये भी कंसिडर किया जाएगा. His discovery indicated for the first time that living organism consisted of number of small structures or units. ये डिस्कवरी पहली बार ऐसी डिस्कवरी हुई थी जो जो ये इंडिकेट करती कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं या उनकी कुछ यूनिट होती हैं. जैसा कि इन्होंने जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाया था रॉबर्ट हुक ने, जो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि छोटे छोटे से इसमें इनकी यूनिट बनी या स्ट्रक्चर बने हैं. तो ये पहली बार हुआ था जब इन्होंने ऐसी डिस्कवरी ऑफ सेल्स की थी. ठीक है, इसके बाद टू नो दी हिस्ट्री ऑफ सेल. पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सेल क्या है. 1665 में रॉबर्ट हुक भैया जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल की थी ये हैं, सबसे पहले यही आते हैं. 1674 में एक और साइंटिस्ट थे तुम्हारे एबेन ल्यूवेन हुक, जिन्होंने स्टडी की थी लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम. जो लिविंग होते हैं वो फर्स्ट टाइम पे कैसे रहते थे, उन्होंने इसकी स्टडी की थी. सेकेंड तुम्हारे थर्ड पे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन. 1831 में इन्होंने डिस्कवरी की थी एक न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है. ठीक है, उसकी इन्होंने डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 से. फिर तुम्हारी 1831 पे रॉबर्ट ब्राउन आए. 1838 से 1839 के बीच में एक और साइंटिस्ट थे, जो दो साइंटिस्ट थे, एमजे स्केल्डियन थे, एक स्कॉवियन थे, जिन्होंने
फार्मूला दिया था कि जो सेल थ्योरी होती है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये फार्मूला सेल थ्योरी का दिया था। वो हम लोग आगे देखेंगे कि वो क्या है फार्मूला सेल थ्योरी का, वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। और एट लास्ट 1855 में रुडोल्फ बेर्क्यू ने ये कहा था कि उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और हम लोग इसको भी आगे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ उनके पॉइंट्स हैं। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मेड अप, जो हम लोगों के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे जस्ट एज ए बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मेड ऑफ सेल्स, जैसे हम लोग कोई मकान अगर बनाते हैं ना तो वो किससे मिलके बना होता है, वो ब्रिक्स से बना होता है। ब्रिक्स मीन्स यही अपनी जो ईंट होती है वो एक एक ईंट को मिलके बना होता है ना, ऐसे ही हमारी जो बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। हर एक सेल एक दूसरे से अटैच होती है, ठीक है। उसी तरीके से हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी है वो काम करती है। बेसिक ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल्स। और देखो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो कुछ तो कैसे होते हैं यूनिसेलुलर, इसका मतलब होता है कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल उन्होंने दिया है अमीबिया, ठीक है, पैरामीशियम, और एक ही ये तुम्हारा क्लाइमेडोमस, ठीक है। ये तुम्हारे सिंगल ऑर्गेनिज्म सेल्स हैं। इन जो ये जो ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म, इनमें केवल एक ही सेल होती है, मतलब इसमें मल्टीपल सेल्स नहीं होती हैं। तो उनके ये एग्जांपल हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन ए सेल, उनको मल्टी सेलुलर, जिसमें बहुत सारी सेल्स मिलके, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स अगर प्रेजेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो उसे मल्टी सेलुलर बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि मल्टी सेलुलर क्या होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है। Irrespective of unicellular or multicellular organism, the cells perform similar basic functions for their survival। देखो ये पॉइंट तो अलग है कि किसमें मल्टी सेलुलर है किसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन कितने किसमें कितनी सेल्स हैं, बट एक जो बेसिक पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है वो ये है कि जो सेल परफॉर्म होती हैं दोनों में वो सिमिलर फंक्शन अपने करती हैं, चाहे वो लिविंग सिंगुलर हो या वो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। तो इसके कुछ डायग्राम भी देख लो, ये यहाँ पे इनको सेल्स के जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। इस स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये तुम्हारा गैजेट्स टू स्टडी सेल्स, मतलब हम लोग इनकी इनकी सहायता से हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो सेल्स होती हैं वो इन पे क्या क्या रिसर्च की जा सकती है। पहले के टाइम पे ये माइक्रोस्कोप वगैरह जो डिस्कवर किए गए थे उनके नाम देखते हैं। सेल्स आर टू स्मॉल, देखो सेल्स इतनी छोटी होती है तुम उनको अपनी जो नेक्ड आइज होती है ना, विदाउट अगर तुम कुछ माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करोगे तो उनको तुम देख ही नहीं सकते सेल्स को, ठीक है। तो सेल्स बहुत छोटी होती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर माइक्रोस्कोप। सो केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम लोग उनको स्टडी कर सकते हैं, उनमें कुछ नई रिसर्च ला सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप्स आर हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। सो दैट्स वाई फॉर रिसर्चिंग द सेल्स वी आर यूजिंग माइक्रोस्कोप्स हियर। Two common types of microscopes were there in the ancient time. The name of these microscopes was, एक तो पहला जो माइक्रोस्कोप था उसका नाम था लाइट माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन, जिसकी रेंज क्या थी, जिसकी रेंज 100 से 1500 तक थी। और सेकंड था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन, जिसकी जो रेंज थी मैग्निफिकेशन की, जो जितना जूम कर सकता था या जितना अंदर तक जा सकता था उसकी रेंज थी 1 लाख से 5 लाख की। ये वाला ज़्यादा पावरफुल था जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला था, ठीक है। दोनों के डायग्राम है, तुम्हारा जो फर्स्ट वाला है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, सेकेंड वाला तुम्हारा जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, ये दोनों चीज़ें मैग्निफिकेशन के रेंज में डिफरेंस है। मैग्निफिकेशन जो रेंज है इनकी बहुत अलग है, बहुत इनके बीच में डिफरेंस है, बट लेकिन दोनों का जो वर्क है वो सिमिलर है, दोनों का वर्क एक ही तरीके से ही है, दोनों का पर्पज एक ही है कि जो तुम्हारी सेल्स हैं उनको स्टडी करना। अगर अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी दी वीडियो प्रॉपरली सो प्लीज रोटेट योर फोन एंड सी इन हायर वीडियो क्वालिटी से। आगे फर्दर मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेप्स एंड साइज ऑफ सेल। भैया शेप कैसा होता है सेल्स का या साइज कितना होता है, देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर वेरी बट ऑल ऑफ दीज आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन। देखो शेप और साइज तो सेल्स के वेरी कर सकते हैं, किसी का कम हो सकता है किसी का ज़्यादा हो सकता है, बट अल्टीमेटली जो उनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिटरमाइंड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सेल्स कोई है वो दूसरा फंक्शन करेगी, वो केवल सेम रहेगी, ठीक है। सम सेल कैन चेंज दियर शेप्स
जैसे कुछ सेल्स होती हैं वो तुम्हारे शेप्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे जो अमीबा है, अमीबा तुम्हारा कैसा सिंगुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये तुम्हारी शेप को चेंज कर सकता है, इसमें ये टेंडेंसी होती है WBC। बट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ऑलमोस्ट फिक्स शेप, जो लेकिन तुम्हारे जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं उसमें फिक्स्ड होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि भैया चेंज कर लो, उसमें चेंज नहीं होता है, उनकी सेल्स हमेशा फिक्स्ड रहती हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट इल इजकल टू पीपिलियो माइक्रोप्लाज्मा, एक ये भी है। लार्जेस्ट सेल किसकी है? लार्जेस्ट सेल है ओस्ट्रिच की, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल किसकी है? ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है PPLO, जो जिसको हम लोग माइक्रोप्लाज्मा भी बोलते हैं, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल तुम्हारी ओस्ट्रिच एग की है, जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी सेल उसी में पाई जाती है, ओस्ट्रिच का जो एग होता है। लॉन्गेस्ट एनिमल क्या है? तुम्हारा नर्व सेल है। जो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल किस में पाई जाती है? नर्व सेल, वो है वो तुम्हारी लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है। ए माइक्रोमीटर और माइक्रोन इज 1000 ऑफ ए मिलीमीटर, जो तुम्हारा माइक्रोमीटर होता है वो, या जो माइक्रोन होता है वो 1000 ऑफ ए मिलीमीटर होता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल हैं तुम्हारे, ये मसल सेल्स का एग्जांपल है, ये तुम्हारा रेड ब्लड सेल ऐसी होती है। नर्व सेल ये तुम्हारी सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है, और तुम्हारी लीफ पोर गार्ड सेल ये ऐसी दिखती है, ठीक है। तुम्हारा ये माइक्रोन वगैरह, और तुम्हारा ये पैरामीशियम है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये सेल्स के हमने कुछ तुम्हें फंक्शंस भी दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद द स्केल ऑफ लाइफ, ठीक है। स्केल देखते हैं लाइफ का। देखो स्केल ऑफ लाइफ सिमिलर है, इस पहले पहले के समय में हम लोग ऐसे किसी भी चीज़ को मेजर करते थे। देखो एटम से, एटम का साइज ऐसा है 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या है तुम्हारी, ये इस कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। तुम्हारी ये प्रोटीन्स हो गए, ये लिपिड्स हो गए, ये तुम्हारे लाइट माइक्रोस्कोप हैं, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, T2 फेज, ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट हो गया। मोस्ट बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स हो गए, ये तुम्हारी फिश एक हो गई, ठीक है। तो ये पॉइंट स्केल ऑफ लाइफ ऐसे मेजर किया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। इसमें देख लो स्केल ऑफ लाइफ में ये, और हैं तुम्हारे अनएडेड आई, देखो तुम्हारा फिश एक हो गया, ह्यूमन ह्यूमन बर्ड हो गया, ठीक है। हमिंग बर्ड हो गया। हमिंग बर्ड ये तुम्हारा सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है तुम्हारी हमिंग बर्ड, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी दे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, तो यू कैन से द आंसर इज हमिंग बर्ड। ये तुम्हारा ह्यूमन भी इसी में आता है, तुम्हारे ब्लू वेल एंड कैलिफोर्निया रेडवुड। सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स विच आर मेजर इन द स्केल ऑफ लाइफ, ठीक है, जिससे हम लोग कुछ अल्टीमेटली आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये तुम्हारा जब भी अगर कोई एग्जाम वगैरह होगा या टेस्ट वगैरह होगा, क्लास टेस्ट, तो उसमें ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। तो इसके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो तो मैं इनको याद कर लेना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूनिसेलुलर होता है वो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। तुम्हारा मल्टी सेलुलर होता है वो बहुत सारी उसमें सेल होती हैं, एक से ज़्यादा सेल होंगी, मेड अप ऑफ मैनी नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। सिंगल सेल able to perform all the life process like obtaining food, respiration, excretion, growth and reproduction। जो तुम्हारे सिंगल सेल वाले होते हैं वो ये सारे फंक्शन कर लेते हैं। उन्हें फूड अगर चाहिए होगा तो वो फूड अपना ले लेंगे, रेस्पिरेशन कर लेंगे, एक्सक्रिएशन कर लेंगे, ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए वो जो भी उनको फंक्शन चाहिए हैं, या रिप्रोडक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें अपने आप से वो कैपेबल होते हैं करने में, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर हैं वो सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होता है एंड सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटीज, उनकी भी जो लाइफ एक्टिविटीज हैं वो सिमिलर होती हैं लाइक एज यूनिसेलुलर, ठीक है। कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मतलब एक से ज़्यादा सेल्स में नहीं डिवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मल्टी सेलुलर में डिफरेंट शेप्स एंड एग्रीगेटेड टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज, लेकिन ये तुम्हारे डिफरेंट शेप्स या साइज में हो सकते हैं। इसके जो एग्जांपल हैं यूनिसेलुलर के, वो अमीबा है, तुम्हारा पैरामीशियम है। इसमें कौन से एग्जांपल्स हैं? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड फंगाई। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर, ठीक है। टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स गिव राइज टू ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। जो टिश्यूज होते हैं उससे ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से क्या राइज होता है? ऑर्गन सिस्टम राइज होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली पूरी साइकिल है। और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब आगे ये देखते हैं, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल बात सच है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस लाइक इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, इरेक्टिबिलिटी, ठीक है।
जो तुम्हारी सेल है वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे फूड को लेना, ठीक है, मटेरियल्स को लेना, या एग्जीक्रेशन मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता है तुम्हारा किसी भी चीज़ को पचाने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन, सांस वगैरह लेना, इरिटेबिलिटी एक्सेट्रा, ये सारी तुम्हारी सेल में परफॉर्म होती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, सेल यूजुअली प्रोसेस ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ईच सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, जैसे इनके क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, तुम्हारे जो ईच सेल ऑर्गेनल है वो क्या क्या करता है, जो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल है उसको क्लियर करने के लिए, बाहर करने के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, लिपिड सिंथेसिस, ये तुम्हारे इतने फंक्शंस होते हैं इस सेल के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ये देखते हैं कि सेल किससे मिलकर बनी होती है। या जो सेल होती है ना, ए सेल इज ए टिनी मास ऑफ protoplasm which is surrounded by a membrane and is capable of performing all functions of life। जो तुम्हारी सेल होती है ना, वो छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बनी होती है, उससे पूरी तरफ से चारों तरफ से घिरी होती है, सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, और जो जितनी भी एक्टिविटीज या फंक्शंस होती हैं लाइफ की वो कैपेबल होती है करने में, ठीक है। तो तुम्हारी सेल इस तरीके से वर्क करती है। ए टिपिकल सेल इज फॉर्म ऑफ 3 पार्ट्स, जो टिपिकल सेल होती है वो 3 पार्ट्स में मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू क्रिएट सेपरेट एनवायरनमेंट, जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक अलग अपना एनवायरनमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस फॉर इट्स कंट्रोल, न्यूक्लियस तो भाई चाहिए ही होगा हर एक सेल के लिए, फॉर कंट्रोल दी ऑल एक्टिविटीज विच आर गोइंग टू हैपन इन दिस। एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किस लिए होता है, प्रोसेसिंग मेटाबॉलिक मशीनरी, जो तुम्हारी अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा यूज होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे जो सेल मिलके बनी होती है वो किनसे बेसिकली मिलके बनी होती है, प्लाज्मा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। 3 कैटेगरी इसके अंदर आ जाती हैं। आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब वो अलाउ करती है कि एंट्री ऑफ सर्टेन सब्सटेंस रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स, मतलब वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी सेल है वो जो भी उसके अंदर आने की कोशिश करेगा वो जनरली उसको अलाउ कर देती है, ठीक है। द आउटर मोस्ट डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन्स कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स इट कंटेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है किसी भी सेल को कवर करके रखती है, ठीक है, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मतलब इसलिए क्योंकि अगर कोई अटैक भी करना चाहे ना तो उस पर जनरली अटैक ना कर पाए, और वो उन्हीं सब्सटेंसेस या थिंग्स को अंदर आने की परमिशन देती है जो कैपेबल हो उस बॉडी के लिए, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये काम होता है। इट इज मेड अप ऑफ बाइलिपिड लेयर, बाइलिपिड मीन्स दोनों साइड लेयर से ये पूरा मिलके बनी होती है। एंड प्रोटीन्स आर इंटीग्रेटेड इन आउट एंड इनसाइड, और जो भी प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उनको अंदर या बाहर करने के लिए एक कैपेबल होती है। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड एट प्लेस टू आउटर सरफेस, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो आउटर सरफेस पे इसके होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल के सरफेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स और लिपिड्स भी इसके आउटर सेल पे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इसके जो फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो देख लेते हैं। सेफ टू कंटेंट्स ऑफ सेल, मतलब अगर तुम्हें जैसा भी सेल का जो कंटेंट चाहिए, सेल का जो भी साइज चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा यूज होती है। मैकेनिकल बैरियर के लिए यूज होती है, सेमी परमिएबल होती है, इंडोसाइटोसिस होती है, रिकॉग्नाइजेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑस्मोसिस, सेल कंटिन्यूटी मॉडिफाई टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस लाइक एब्जॉर्प्शन इन माइक्रोबिली, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने के लिए इन माइक्रोबिल में भी इसका यूज किया जाता है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारी इस तरीके से दिखती है भैया, देख लो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इस तरीके से देखो, ऐसी तुम्हारी बनी होती है, ये गई है इधर से, ठीक है, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है इसकी ये सेमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसी हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ट्रांसपोर्ट एक्रॉस दी मेम्ब्रेन, जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्रॉस दी मेम्ब्रेन कैसा होता है, देखो डायग्राम में सॉल्यूशन एल और सॉल्यूशन आर, पहले ऐसा होता है, फिर तुम्हारा ऐसे 100 nm में, और फिर तुम्हारा सॉल्यूशन आर में 10 nm में ऐसा हो जाता है, ठीक है। Membrane acts as physical barriers between the organelles of a cell and its cytoplasm and its surrounding environment। जो तुम्हारी मेम्ब्रेन होती है वो फिजिकल बैरियर होती है, किसके किसके बीच में, ऑर्गेनल्स ऑफ ए सेल एंड इट्स साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बीच में मेम्ब्रेन एक फिजिकल बैरियर का रोल प्ले करती है, जैसे तुम्हारा फिजिकल बैरियर तुम्हारा ये हो गया मेम्ब्रेन, ठीक है। किसके किसके बीच में है, ऑर्गेनल, सेल और साइटोप्लाज्म, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये तुम्हारी मेम्ब्रेन फिजिकल बैरियर का काम करती है।
इम्परमिएबल का क्या मतलब होता है, सब्सटेंस डू नॉट पास थ्रू दी मेम्ब्रेन, मतलब इम्परमिएबल का मतलब होता है ये मेम्ब्रेन में ही आता है, मतलब ये वो सब्सटेंसेस को वो पास नहीं करने देती है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, नहीं तो हम लोग बीमारी पड़ते रहें अगर हमारे जो बैक्टीरिया है अंदर घुसते रहें। तो वो क्या करती है, ये मेम्ब्रेन इनपरमिएबल होती है, जो सब्सटेंस अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है या बेकार है उनको वो अंदर नहीं घुसने देती है, ठीक है। परमिएबल क्या होता है, बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन पास थ्रू, इसके परमिएबल मतलब इसमें केवल सोल्यूट और सॉल्वेंट ही पास हो सकते हैं और कोई चीज़ इसमें पास नहीं हो सकती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है मेम्ब्रेन परमिएबल टू सॉल्वेंट बट प्रिवेंट सोल्यूट पासेज। इसमें सेमी परमिएबल का मतलब होता है जो मेम्ब्रेन परमिएबल है वो तो सॉल्वेंट को पास होने दें लेकिन केवल सोल्यूट को पास नहीं होने देते हैं। सिलेक्टिवली परमेएबल का मतलब होता है इफ मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट एंड सम सिलेक्टेड सोल्यूट, अगर मेम्ब्रेन अलाउ कर देता है कि सॉल्वेंट और सम सिलेक्टेड सोल्यूट को पास करने दिया जाए तो वो सिलेक्टिव परमेएबल भी उसको अलाउ कर देती है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा मीनिंग होता है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है 2-3 नंबर में भैया एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। सब्सटेंस में पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट और विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये सब्सटेंस जो होते हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में पास हो सकते हैं किसके द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा, या तो इसकी सहायता से या इसकी सहायता के बिना, ठीक है। डिपेंड करता है कि सब्सटेंस कैसा पास करवाना चाह रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सब्सटेंस पास दी मेम्ब्रेन विद कंज्यूमिंग एटीपी, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो सब ट्रांसपोर्ट होते हैं जो सब्सटेंस पास करें मेम्ब्रेन के बट कंज्यूमिंग एटीपी, ठीक है। एटीपी को मतलब एक्टिव पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसकी कंज्यूमिंग से पास करें। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, सब्सटेंस पास दी मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सब्सटेंस पास तो करें मेम्ब्रेन के थ्रू लेकिन वो एटीपी को कंट्रोल कंज्यूम नहीं करने चाहिए। एटीपी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो कंज्यूम करते हैं एटीपी को, ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बल्क ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। The process of bringing the bulk of materials from outside by formation of endosomes is called endocytosis, ठीक है। जिसमें हम लोग बहुत सारे बल्क मटेरियल्स जो बड़े बड़े मटेरियल्स को बाहर से लेके अंदर आते हैं एंडोसोमिस में, उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। बल्क एक्सप्लोजन ऑफ मटेरियल्स एज इन सिक्रिएशन एंड एक्सक्रिएशन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, और जो बल्क एक्सप्लोजन ऑफ मटेरियल्स होता है सिक्रिएशन या एक्सक्रिएशन करने के लिए उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये नेम थोड़े तुम्हें अजीब लग सकते हैं बट इनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे तो तुमको एक बार अगर तुम्हें रफ आइडिया होगा तो तुम उनको लिख पाओगे वहाँ पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तुम्हारी ऐसी होती है, ठीक है। ये तुम्हारी यूनिपोर्ट है, ये तुम्हारी सिम्पोर्ट है और ये एंटीपोर्ट है। सिम्पोर्ट में देखो दोनों तरफ S1 और S2 दोनों का सिमिलर शेप है। यूनिपोर्ट में देखो एक ही तरफ से तुम्हारा केवल घुसने का तुम्हारा रास्ता है और एंटीपोर्ट में दोनों तरफ से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्वार्टरनल स्पोर्ट है जिसमें यूनिपोर्ट और ये क्वार्टरनल स्पोर्ट में तुम्हारी सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट आती है। यूनिपोर्ट सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तुम्हारी ये हम बता दी तुम्हारी यूनिपोर्ट और ये होती है, ठीक है, सिमिलर होती है। उसके बाद देखो S1 तुम्हारी यूनिपोर्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप। पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है वो तुम्हारा टू टाइप का होता है, एक तो डिफ्यूजन होता है, एक ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। और डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे उस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट सब्सटेंस में क्या क्या तुम्हारा सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड या गैस, ठीक है। वो तीनों इसमें हो सकते हैं। डिफ्यूजन वाले प्रोसेस में सब्सटेंस ले सकते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन टिल स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन दी गिवन स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि तुम कोई भी सब्सटेंस ले लो, आइदर इट इज सॉलिड फॉर्म, इट विल बी इन लिक्विड और मे बी इट इज इन गैस फॉर्म, बट जो रीजन होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर रीजन की तरफ होगा, लोअर कंसंट्रेशन में। और इसमें क्या होना चाहिए, जो जो भी हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ले जा रहे हैं वो यूनिफॉर्मली मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से पूरा हर एक पार्टिकल एक दूसरे में कैसा स्प्रेड हो जाना चाहिए, तो उसको डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम तुम्हें एग्जांपल दें, जैसे तुम वाटर में तुम शुगर को मिक्स कर दो, ठीक है, 2-3 मिनट बाद तुम मिक्स करने के बाद देखोगे जो तुम्हें वाटर है वहाँ पर कोई तुम्हें जो शुगर है तुम उसको अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते, तो वो उसमें पूरा मिल गई या वो उसमें सोल्यूट में सॉल्वेंट पूरा मिक्स हो गया, ठीक है, तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन सॉल्वेंट मूव्स बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, तो ये एग्जांपल है तुम्हारा डिफ्यूजन का। इंपॉर्टेंस देख लो डिफ्यूजन की क्या है। इंपॉर्टेंस इसके कुछ पॉइंट्स हैं। हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, मतलब ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म या सेल में भेजने का काम करती है। ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर ओनली सॉल्वेंट इज अलाउड टू डिफ्यूज, और ऑस्मोसिस एक ऐसा केवल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जहाँ पे केवल क्या होता है, सॉल्वेंट को अलाउड होता है कि डिफ्यूज कर दो वो किसी भी चीज़ को। केवल ऑस्मोसिस ही ऐसा एक टाइप है जो केवल क्या अलाउ करता है, सॉल्वेंट को अलाउ करता है डिफ्यूज करने के, किसी भी कोई ऐसा भी सब्सटेंस अगर सॉल्वेंट है तो उसको उसको डिफ्यूज करने की कैपेबिलिटी रखता है। डिफ्यूजन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड दियर एनवायरनमेंट, जो डिफ्यूजन होता है वो तुम्हें हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी वाली जो गैसेस होती हैं बिटवीन सेल्स और एनवायरनमेंट को, ठीक है, उनको उनके बीच में कंटेक्ट लाने की कोशिश करता है, या जो चीज़ें उनको एक्सचेंज करने के लिए नीड होती हैं उसको वो हेल्प करता है, डिफ्यूजन उसमें हेल्प करता रहता है, ठीक है। ट्रांसिपिरेशन इज डिफ्यूजन प्रोसेस, जो ट्रांसिपिरेशन है वो भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस की कैटेगरी में आता है। फ्लोवस स्प्रेड एरोमा थ्रू डिफ्यूजन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, जो तुम्हारे फ्लोवर्स भी होते हैं वो भी इसी प्रोसेस का यूज करते हैं डिफ्यूजन का। वो क्या कहते हैं, लेकिन वो फ्लोवर्स कहते हैं क्या, एरोमा, वो अपने एरोमा को फैलाते हैं चारों तरफ, जिससे क्या जो छोटे छोटे तुम्हें इंसेक्ट दिखते हैं ना, पतंग वगैरह, ठीक है, या जो कोई कीड़े होते हैं वो उनके फ्लावर्स पर आके बैठते हैं जिससे उनका पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन का सिंपली मीनिंग होता है कि जब वो उस पर बैठते हैं तो फ्लावर्स और ग्रो करते हैं, ठीक है, तो ये उनका एक एनिमल्स फॉर पोलिनेशन, जिससे फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए वो ऐसा यूज करते हैं, ठीक है, एरोमा वो स्प्रेड करते हैं। एस्मोसिस देख लेते हैं, एस्मोसिस लास्ट टॉपिक रहेगा हमारी इस वीडियो का, आगे जो बचे होंगे पॉइंट्स वो हम लोग सेकेंड लेक्चर में देख लेंगे। ओस्मोसिस क्या होता है, इट इज डिफ्यूजन डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। बिल्कुल देखो सिमिलर इसकी डेफिनेशन है, ये भी हायर से लोअर रीजन रीजन की तरफ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट होता है अक्रॉस ए सेमी परमिएबल। लेकिन जो तुम्हारा डिफ्यूजन था उसमें तुमने शायद ध्यान दिया हो, जो तुम सब्सटेंस उसमें ले रहे थे वो सॉलिड भी था, लिक्विड भी था, गैस था, लेकिन इसमें जो डिफ्यूजन होगा वो केवल सॉल्वेंट का होगा, यानी कि जो किसमें केवल लिक्विड फॉर्म में होगा। तभी उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया कि वाटर और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमेशा तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में होता है। सो ये केवल एक क्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसी वजह से अगर लिक्विड होगा वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर पाएगा। लेकिन कंसंट्रेशन की जो प्रोसेस है जो तुम्हारी डिफ्यूजन में रहती थी वो यहाँ पे सेम रहती है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता रहता है, ठीक है, ये भी ऐसे ही मूव करता है, तो ये बात ध्यान रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शंस एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फंक्शन इसी पे करती है, तुम्हारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। ये तुम्हारा ओस्मोसिस का डायग्राम रहा, ये ओस्मोसिस और तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेशन का रहा। यहाँ पे ये देख लो, ये तुम्हारा बॉटम मॉलिक्यूल्स है, ये तुम्हारे डिफरेंटली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये जो बीच में पट्टी तुम्हें ये वाली दिख रही है जहाँ पे मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, और ये तुम्हारी सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये तुम्हारे जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके बाद हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके और तुम्हारे जो परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके बाद जो मिक्सअप हुए हैं वो तुम्हारे सुक्रोज मॉलिक्यूल्स मिले हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस डिमॉन्स्ट्रेशन में ये देखो, तुम देख सकते हो पहले ही ऐसा ये डायग्राम था, फिर ये ऐसा हो गया, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे, वी विल सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। वहाँ से हम लोग सारी जो रेस्ट ऑफ दी टॉपिक्स रह गए हैं उनको वहाँ पर कवर कर लेंगे अगली वाली वीडियो में। सो अगली वाली वीडियो में ये पूरा चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पूरा खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।